अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR अदीज़। आज हम आए हैं दोषीपुरा में अली अनवर साहब के यहाँ, जो कि पूर्व सांसद और अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के। इनसे हम कुछ बातें करेंगे। कल 2 जनवरी है तो इनका एक प्रोग्राम भी है पासमानदा तबके से ही, जिसका उन्वान है पासमानदा अधिकार सम्मेलन। कुछ अधिकार ये लेना चाहते हैं सरकार से और बहुत सारे इनके पॉइंट हैं। आज उस पॉइंट पे हम इनसे बातें करेंगे और कुछ सवाल भी मेरे हैं जो मैं लेकर भी आया हूँ। उन सवालों का जवाब लेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है, जो ये अधिकार लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, उसमें पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हाजी निसार अहमद साहब भी हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहला मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने हाजी साहब से सवाल किया था कि पासमानदा का मतलब क्या होता है। बहुत सारी पब्लिक जो होती है, जो इलिटरेट है या लिटरेट भी है, तो वो भी नहीं जानती पासमानदा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप पासमानदा का मतलब बताएं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, पसमानदा एक उर्दू और फारसी का लफ्ज़ है और इसका मायने है कि जो लोग पीछे छूट गए या जिन लोगों को पीछे ढकेल दिया गया, उन्हीं लोगों को पसमानदा। ये कोई एक बिरादरी का नाम नहीं है और न किसी एक मजहब के लोग ही पसमानदा माने जाएंगे, बल्कि ये एक कहिए कि जमात है। और ये पिछड़े और दलित जो हैं मुसलमान, उनके जो मसाइल हैं, जो कि हिंदू दलित और पिछड़ों के जो मसाइल हैं उनसे भी बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए हमने ये पसमानदा शब्द चलाया। सबसे पहले सियासी दुनिया के लिए ये शब्द पहले ही सबसे हम लोगों ने चलाया। ये 98 में इस नाम से जब एक तंजीम हमने खड़ी की बिहार से, पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार, वो जल्द ही वो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के रूप में बदल गई। इसलिए कि लोगों ने कहा कि भाई जो ये सवाल उठा रहे हैं इस तंजीम के जरिए, वो तो सवाल पूरे मुल्क का है। तो इसलिए, और आज तो काफ़ी मशहूर और मारूफ ये लफ्ज़ हो गया है। लफ्ज़ से बढ़ कर के अल्फाज ये बन गया है। और जहाँ भी अब तो सारे लोग, यहाँ तक कि मैंने तुर्रा यह है कि जो विरोधी लोग इसके हैं वो भी ये अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो बीजेपी और RSS के लोग भी पसमानदा की बात कर रहे हैं और ओवैसी साहब भी, वो भी पसमानदा, जो पसमानदा का नाम सुन करके और ये भड़कते थे और नफरत करते थे इनसे, आज भी करते हैं अंदर से, लेकिन ठगने के लिए, क्योंकि हम लोग 100 में 80 हैं ना, तो 80 को कौन नहीं चाहेगा कि माने हमारे साथ आ जाएं। लेकिन क्यों आए ये लोग? तो हमारे मुखालिफ हैं, इन लोगों के साथ जाने का कहाँ सवाल है। अच्छा, एक ये कि पसमानदा का आपने बताया था कि पसमानदा हर धर्म में मतलब उसमें आते हैं, उससे किसी धर्म से नहीं, रिलीजन न्यूट्रल है, धर्म मतलब इसका ये है कि केवल जो पिछड़ा कर दिए गए या खुद हो गए, है ना, उनके खुद कैसे हो? कोई खुद नहीं होना चाहता है भाई साहब, उसको खुद कर दिया जाता है। जो समाज है, जो हुक्मरां कौम है, हुक्मरां पार्टी ही नहीं, हुक्मरां कौम भी होती है, वो कौम अपने ही लोगों में से, अपने ही मजहब के लोगों को, कुछ लोगों को किनारे कर देती है। तभी ना 5% लोग 80% पर राज करेंगे, जबकि 20% लोग जो हैं को वो अपने साथ किसी तरह से रखेंगे और 80% पर राज करेंगे। तो इसके लिए वो उनको पीछे रखना चाहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि पीछे रखते हैं, मतलब होता नहीं कोई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का तो कम तो है ही, लेकिन लिटरेसी रेट मैं देखता हूँ कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये तो हमारी ही नाकामी है, इसमें गवर्नमेंट की क्या नाकामी? नहीं है, ये है, सही कह रहे हैं। हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का रोल सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। कोई
किसको नहीं शौक है कि हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उसके पहले जो बुनियादी सवाल है रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो वो तालीम की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो जो सिस्टम है, जो हुक्मरां हैं, उनका ये काम है कि सबको दे तो सब लोग पढ़ेंगे और सबको एक समान शिक्षा मिले। भाई गरीब लोग कहाँ से माने लाख रुपया महीना दे करके, आजकल तो नर्सरी में लाख लाख रुपया महीना, तो प्राइवेट में लग रहा है, गवर्नमेंट में थोड़ी लग रहा है। तो गवर्नमेंट में पढ़ाई का हाल चाल क्या है देख लिए, सब चौपट कर दिया है। वहाँ जानवर नहीं रहेगा। जिस जगह पर जो हालत ये बनाए हैं, उसका बाथरूम नहीं है बढ़िया, उसके बैठने का इंतज़ाम बढ़िया नहीं है, पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है। तो इसको न दुरुस्त करके ये लोग हम लोगों को रखे हुए हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग भूमिहीन हैं, लैंडलेस हैं, हम लोग पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए नौकरी में नहीं है। अच्छा, एक सवाल कि आप लोगों की जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट से है या कानून से, मतलब कमी किस में है? गवर्नमेंट वो चीजें नहीं, गवर्नमेंट ही ना देखिए कानून को, जो कानून में, चूंकि मैं 12 साल तक MP रहा हूँ, तो पार्लियामेंट ये जानता हूँ, पार्लियामेंट कानून बनता है और उसको एग्जीक्यूट करती है, अमल में लाती है एग्जीक्यूटिव, जो हुकूमत होती है, जो उसके अफसर होते हैं वो। तो उनकी नीतियाँ ही हम लोगों के खिलाफ हैं। कोई ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है जी। तो ये आपका जो पहला इसमें पॉइंट है, अनुच्छेद 341 से पैरा 3 को हटाकर दलित मुसलमान व दलित ईसाई बिरादरियों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, है ना? ये 7-8 हमारे मुद्दे हैं कल जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो मुख्तसर में ही करना होगा। वैसे एक मुद्दे पर घंटों लगेंगे, लेकिन ये बताएं, समझ रहे हैं ना, कि मुसलमानों में भी कई बिरादरियां ऐसी हैं जो अस्वच्छ माने अनक्लीन धंधे में लगी हुई हैं, गटर साफ करती हैं, कपड़ा धोती हैं, इस तरह का काम करती हैं। और दूसरे तरह के लोग चमड़ा छीलने, सुखाने, पकाने का काम जो हिंदू मोची करते हैं, जो हिंदू में मस्तर करता है, भंगी करता है, वो मुसलमान में भी हलाल खोर है। तो इसी तरह से अनेक जातियां हैं, तो क्यों नहीं जो इनका नाम और पैसा मिलता जुलता है उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिले। हाँ, तो इस पर संविधान जब बना तो इसको 341 धारा ये तय करती है संविधान की। उस समय इसमें कोई मजहबी पाबंदी नहीं थी। अच्छा। बाद में 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके इस पर मजहबी पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, सच्चर का कानून बना था तब ऐसा कुछ नहीं था, पैरा 3 नहीं था तब? हाँ, नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने लखनऊ विधानसभा को घेरा, हाजी निसार साहब के नेतृत्व में। बिहार में से शुरू होकर बिहार में हम लोगों ने कोहराम मचाया, आंध्रा तक ये बात गई। तो इन सब राज्यों ने भी सिफारिश की कि भाई मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी दलित होते हैं, उनको स्टेटस मिलना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने भी इसकी सिफारिश कर दी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी सिफारिश कर दी। तो हम लोगों का मांग है कि उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट, आप तीसरे पॉइंट में मैं आपका आना चाहूँगा कि बुनकरों की फ्लैट रेट में बिजली देने की गारंटी की जाए। ठीक है, तो इस पर तो अभी तो सरकार का कोई फैसला आया नहीं है। वो तो कह रही कि हाँ, सरकार को नहीं करना है, नहीं करना है। फैसला क्या देना है, जिसका फैसला है उसका, जिसको फैसला करना है तुरंत कर देते हैं। जो आरक्षण देना था अपर कास्ट को, जो आरक्षण देना था 10%, उसमें सब हैं मुस्लिम अपर कास्ट और हिंदू अपर कास्ट। हालांकि संविधान में उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन संविधान को भी ताक पर रख करके वो 3 दिन के अंदर वो फैसला, उनको रिजर्वेशन मिल गया, तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये दलित और पिछड़े वाली जो बात होती है तो उसका ये नहीं करते हैं, और ये हुकूमत करेगी भी नहीं। जो लोग इस मुगालते में हैं वो नहीं करेगी। हाँ, तो इसका क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बड़े बड़े पूंजीपतियों को, सरमाएदारों को सस्ती बिजली मिलती है, तो हम लोग तो कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, तो हम लोगों को सरकार, हम मुफ्त नहीं काम रहे हैं, लेकिन एक रेट फिक्स कर दीजिए,
नहीं तो रेट नहीं फिक्स कीजिएगा तो उतना भी आ जाता है और मनमाने ढंग से हम दौड़ते रहे, इसमें बिजली कट जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज ये हमारे दस्तूर में, आइन में है कि जो कुटीर उद्योग है उसको सरकार उसकी सरपरस्ती करेगी, उसको हर तरह से मदद करेगी। अच्छा, जाति जनगणना का एक आप लोगों का मुद्दा है कि जाति जनगणना कराई जाए, है ना? तो उससे क्या लाभ होंगे? जाति जनगणना से फायदा ये होगा कि पता चलेगा कि भाई कौन लोग ज़्यादा पिछड़े हैं, कौन लोगों को कितना सरकारी योजना बनती है, तो डाटा चाहिए ना। जैसे ये समाज हम लोगों का देखिए, हिंदुस्तानी समाज जो है बीमार है, तो बीमार जो आदमी होता है तो उसका जांच होता है ना, सर तरह का एक्सरे होता है, जांच होती है, ब्लड, स्टूल, सब चीज़ जांच होता है, तो अंदर से बाहर से, तो जांच करने से पता चलेगा बीमारी का, तो पता चलेगा कि किसको क्या मदद की ज़रूरत है। तो ये जानवरों की गिनती होगी, परिंद की, चरिंद की, पेड़ पौधों की गिनती होगी, गाय बैल बकरी सूअर की गिनती होगी, आदमी की नहीं गिनती होगी। तो कैसे पता चलेगा कि कौन लोगों के पास कितना ज़मीन है, कौन लोगों के पास कितना नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, कौन लोग कितना मालदार हैं और कौन तो गरीब आदमी है? तो वो तो पता ही चल जाता है। नहीं, अभी नहीं चलता है। वो तो सिर्फ जनगणना होती है धर्म के आधार पर, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन हिंदू और मुसलमान में किस जाति के लोग कितना आगे बढ़े हैं, कितना पीछे हैं, ये पता चलेगा जाति जनगणना से। अच्छा, ये बंद पड़े स्लॉटर हाउस को फिर से खोला जाए, ऐसा कुछ है? तो गवर्नमेंट तो कह रही कि आप लाइसेंस ले लीजिए, खोल लीजिए। देखिए, गवर्नमेंट तो बुलडोज कर रही है ना, परेशान कर रही है। देखिए, आप जान लीजिए 90% जो है स्लॉटर हाउस बड़े बड़े वो मारवाड़ियों के हैं, किसी जैन का है, किसी का है, वो है। मुसलमान उसमें बहुत कम है, मुसलमान तो मजदूरी करता है। अब तो कहिए दिया कि 90%, 10% ही मुसलमानों का छोटा मोटा कारोबार होगा, बीफ का, वो का विदेश भेजते हैं, तो मुसलमान है। तो लेकिन मजदूर लोग छोटा छोटा गांव में दूगो एगो जानवर को जिबह करके करता है, उसको लाइसेंस नहीं देते हैं। जिसको जो कर रहा था उसको परेशान भी कर रहे हैं, और इसको ये सवाल राजनीति का बना दिए हैं। गो रक्षा से के नाम पर आपने देखा कि किस तरह से दे ही दीजिए, और कहीं से वो भैंस ला रहा है, उसको पकड़ करके मार करके ख़त्म कर दीजिएगा, तो बेचारा का रोजी रोजगार तो खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये सवाल है। अच्छा, एक है मुद्दा, एनआरसी या यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। पहले तो आप लोगों को ये बताइए यूएपीए क्या होता है? एनआरसी तो लोग जानते हैं, यूएपीए क्या होता है? यूएपीए और एनआरसी दोनों एक दूसरे से लिंक है। यूएपीए जो है, यूएपीए एक कानून है जिसमें जमानत नहीं होती है, जिसमें जमानत नहीं होती है वो राजद्रोह, देशद्रोह का मामला बना देते हैं। किसी को जमानत नहीं होने देना है तो फंसा देना है। तो मान लीजिए 6 महीना साल भर वो जेल में सड़ जाएगा, बाद में कोर्ट कह देगा कि इस तरह बनता नहीं है, केस छूट जाएगा, लेकिन वो साल भर उसकी ज़िंदगी, कई लोगों की ज़िंदगी तो माने टेररिस्ट कह करके, ये कह करके अब 20-25 साल पूरी ज़िंदगी बर्बाद। अभी शायद किसी का नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ ना, बहुत लोग हैं, एक नाम कहने की जरूरत, सब लोग जानते हैं। तो कोर्ट फटकार भी लगाता है, लेकिन नहीं, फिर वही काम करते हैं। तो ये जो भी हक की आवाज़ है उसको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं यूएपीए का, तो उसको खत्म। एनआरसी का जो मामला है वो देखिए, एनआरसी में दुनिया में ऐसा उसके खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ जैसा हिंदुस्तान में हुआ। और ये सबसे बड़ी हैरत की बात है कि मुस्लिम खवातीन की क़यादत में हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी क़यादत नहीं की, मुस्लिम खवातीन ने, मर्दों ने भी, खवातीन ने ये किया, सिविल सोसाइटी के लोग भी लगे। तो इसके दबाव में ये पहली जीत थी। किसान वाली जीत तो दूसरी जीत है, पहली जीत वही है कि इनको मुलतवी करना पड़ा। हालांकि अभी किसान का तो बिल वापस कर लिए, इसको नहीं किए हैं क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अब साबित हो गया है कि अगर वो दोबारा भी करेंगे तो अब वो उनका नहीं चलेगा, अगर करेंगे तो हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल, जब एनआरसी और यूएपीए की निकली गई तो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनआरसी से केवल मुसलमानों का नुकसान है,
क्या ऐसी बात है? नहीं, ये गलत बात है कि मुसलमानों का नुकसान, ये सबका, हर गरीब का। हर गरीब का। मुसलमान अमीर का कोई नुकसान नहीं अच्छा, है। कैसे, उसमें क्या हो? राजा मुसलमान नवाब हैं, मुसलमान सरफा है, जिनके अंदर जमाने से बड़े अफसर होते रहे हैं, दौलत है, प्रॉपर्टी है, उनका सब काम इस देश में हो जाता है। लेकिन गरीब हिंदू, दलित, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, गरीब मुसलमान हो, ये एक हो गया। उसमें असल में ये जोड़ दिया, समझ रहे हैं ना, कि जो हिंदू होगा उसको नागरिकता मिलेगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब मुसलमान नहीं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान वगैरह से जोड़ करके इस बात को, इसीलिए ये हुआ। हालांकि ये सबके खिलाफ था। तो धीरे धीरे लोग समझ गए हैं, धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। जो नहीं समझे हैं वो आगे समझेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम महाज जो आपका ये ग्रुप है पसमानदा वाला, इसमें केवल मुसलमान ही जुड़े हैं या फिर हिंदू भी जुड़े हैं? नहीं, हिंदू भी जुड़े हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों ने नाम इसलिए रखा कि जिसके बीच में काम करना होता है। पसमानदा भी हमने इसलिए रखा कि उसके जुबान में बात करने से उसके दिमाग में जल्दी जाती है बात। बैकवर्ड भी कोई रख सकता है, या बिरादरियों की तंजीमें होती थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस था, जमीयतुल राइन था, जमीयतुल अंसार, जमीयतुल मंसूर, जमीयतुल हवारीन, तो जमीयतुल कुरैश, तो मुख्तलिफ बिरादरियों की तंजीमें थी, आज भी हैं। तो उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो सब लोगों को मिला करके एक हमने ये प्लेटफार्म बनाया, उनकी ज़बान में, उनकी भाषा में वो हमने काम किया। हालांकि हम लोग अपने मीटिंग में, यहाँ तक कि हम लोग बजाते अपने वर्किंग कमेटी वगैरह में भी हम लोग बुलाते हैं, हिंदू बजाते हैं। और मैं कहूँ कि शुरू में तो मुसलमानों से ज़्यादा जो गैर मुस्लिम, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन लोगों ने, जब हमने, आप हैरत कीजिएगा, जब हमारी किताब आई इस मसले पर, मसावात की जंग, 96-97 में हमने लिखा इसको। और आप खुद राइटर हैं? राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो जब हमने ये लिखा, तो अब जा कर के पहले, हमारे से पहले हिंदू, दलित और ओबीसी के लोग जेएनयू में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, ये में सब ये कर रहे हैं। आज एक इसी मसले पर एक लेडी आई हैं, शिरीन आज़मी, वो आई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो भी जर्नलिस्ट हैं, और टेलीग्राफ में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखती हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली हैं, और वो इस विषय पर रिसर्च कर रही हैं। तो वो हमसे टाइम ले करके यहाँ आई हैं, और आपके बाद उन्हीं से हमको बात करनी है। तो ये अब दुनिया भर में एक लड़की, आपको बर्लिन यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लड़की एक रिसर्च कर रही है इस पर। एक लड़की डीयू की, वो वहाँ नागपुर से डीयू की स्टूडेंट है, वो रिसर्च कर रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके दुनिया भर से लोग रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि इलेक्शन आ रहे हैं यूपी के, ठीक है, पसमानदा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो ये किसका सपोर्ट करेगी? देखिए, एक चीज़ हम लोगों को तय है कि हम लोग हर तरह की फिरका परस्ती और मजहबी गोलबंदी के खिलाफ हैं। कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो मजहबी गोलबंदी करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ होंगे। तो पहली बात ये कि चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, मुसलमान के नाम पर ओवैसी साहब हों, या और कोई खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सा इस बार थोड़ा कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों की पॉलिटिक्स के हम लोग खिलाफ हैं। और फिर देखेंगे हम लोग टैक्टिकल वोटिंग भी करते हैं, हम लोग दूरंदेशी और हम लोग हिकमत अमली से काम लेंगे। सबसे पहला है कि हम लोगों के गर्दन पर जो तलवार और जो उभार फिरका परस्ती का और सांप्रदायिक उफान जो पैदा किया गया है, देश को एक तरह से चलिए सिविल वार की कगार पर लोग पहुंचा दिया है, और इस तरह का माहौल बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को उस माहौल को ठंडा करना है। अकेले नहीं कर सकते हैं हम लोग, पसमानदा मुसलमान अकेले नहीं कर सकते हैं, सभी मुसलमान मिल कर के तो और भी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन हम लोगों के साथ हिंदू पिछड़े और दलित भी हैं। कल ही की मीटिंग में हिंदू दो हमारे दलित पिछड़े समाज से दो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दीपक सिंह और अरुण माथ जी, वो लोग भी आ गए हैं। वो आज ही वो भी पहुंच गए हैं, वो लोग भी इसमें बोलेंगे, ऑपरेटर भी होंगे। अच्छा, आपने ओवैसी साहब की बात की तो उन पे मैं एक सवाल कर लेता हूँ कि जब उनका ये कहना है ओवैसी साहब का कि मैं मुसलमान के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जब सारी पार्टियां हिंदू के लिए बोलती हैं तो मुसलमान के लिए बोलने के लिए कोई तो खड़ा होना चाहिए, तो फिर उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, मुसलमान को वो नहीं वो बोलते हैं, वो हमारे साथ 12 साल रहे हैं। अच्छा, कभी इतना, ओवैसी साहब? हाँ, वो MP रहे हैं, कभी इतना उनको प्रोमिनेंस नहीं मिला। अभी वो जो काम कर रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसलिए मीडिया उसको ये कर रहा है। हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन आप आए हैं, आप सोशल मीडिया के एक तरह से प्लेटफार्म है तो आए हैं, लेकिन गोदी मीडिया उनका दिखाता है, हम लोग का नहीं दिखाता है। पहले जब गोदी मीडिया मोदी के पहले नहीं था तो वो कहाँ टिकते थे, वो उनसे 1000 गुना ज़्यादा हमको पब्लिसिटी मिलती थी पार्लियामेंट में, और उनकी हर बात का तुर्की बतुर्की हम जवाब देते थे। ओवैसी साहब पे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे, फिर कभी आइंदा अगर आपसे मुलाकात हुई तो उनसे ज़रूर पूछूंगा। एक एट लास्ट आप ये बता दीजिए, मतलब छोटे शब्दों में, कि आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें मिलने चाहिए? हम लोगों ने तो कह दिया कि भाई सत्ता, देखिए हम लोगों का मोटो है कि जज्बाती सवालों के बरक्स रोजी रोटी, समाजी बराबरी और हुकूमत में आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी, ये है। और जज्बाती सवाल जो है, हिंदू है, मुसलमान है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब पर हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल है जो उस पर हम लोग राय रखते हैं, लेकिन हम लोग जज्बाती सिलेंडरस बात हम लोग नहीं हो। ओवैसी साहब, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये लोग जो बात बोलते हैं, या कभी कभी बुखारी साहब बोलते थे, कभी सैयद साहबुद्दीन साहब बोलते थे, इसका फायदा होता है बीजेपी को। हाँ, या कभी कभी जो हम लोगों में भी कुछ बाहुबली लोग हो जाते हैं, बाहुबली लोग, उनकी वो जिस ढर्रे की राजनीति करते हैं उसका फायदा बीजेपी को होता है। अच्छा। तो हम लोग उस तरह की राजनीति। चलिए, इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा फिर। अगर आप कुछ और पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं अपनी बात। नहीं, हम लोग कहना ये चाहते हैं कि खास करके पसमानदा मुसलमानों से और हिंदू अपने पसमानदा और दलित पसमानदा भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव बहुत अहम है। अगर ये इस चुनाव में हम लोगों ने फिरका परस्त ताकतों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान की हो, उनको अगर हम लोगों ने मिलजुल करके, हिंदू मुसलमान, अकेले मुसलमान नहीं, मिलजुल करके अगर उनको शिकस्त नहीं दिया तो आगे फिर लोकसभा का चुनाव जो 24 में होगा, उनका उस चुनाव में उन ताकतों का हौसला बढ़ जाएगा। और फिर अगर वो 24 में और यहाँ 22 में जीत गए तो फिर इस मुल्क में कहने के लिए चुनाव होगा, चुनाव खत्म हो जाएगा और जनता का के वोट का कोई महत्व नहीं रहेगा। अभी भी बहुत कुछ घाल मिल कर दिया है इन लोगों ने। अभी भी एक मान लीजिए कि कानून लेकर के आए हैं आधार कार्ड से जोड़ने का वोटर लिस्ट को। ये बहुत खतरनाक बात है। इसके सबसे वर्स्ट विक्टिम जो होंगे पसमानदा मुसलमान होंगे, दलित हिंदू होंगे, पिछड़े हिंदू होंगे, जो गरीब लोग हैं उसमें वो होंगे। इनको तो बटन दबा करके लाखों लोगों को खत्म कर देंगे। तो इस तरह का काम अगर ये चलते रहा तो ये 2022 का बहुत ही अहम चुनाव है। इसमें हम लोगों को किसी तरह से हर तरह की किसी तरह की माने तंग नजरी नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की चीज नहीं, सिर्फ एकदम देखना चाहिए कि कैसे फिरका परस्त ताकतों को। अच्छा, आपके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म की राजनीति जो करते हैं उनको हमें वोट नहीं देना, ठीक है? तो धर्म की राजनीति आपके हिसाब से ओवैसी साहब और बीजेपी करती है, उनके अलावा बची सपा और कांग्रेस, ठीक है? देखिए, वो ये हम लोग चुनेंगे, सपा और कांग्रेस या कोई भी है,
हाँ, हम लोग चुनेंगे। यह भी देखेंगे कि जीतने के बाद कहें बसपा बीएसपी भी बची, बिल्कुल, हाँ, BSP भी तो मुख्यमंत्री रही है 4 बार, तो लेकिन हम लोग देखेंगे कि वो कहीं चुनाव जीत करके वो बीजेपी से तो नहीं मिल जाएंगी कोई, या कोई इसमें से तीनों में से कोई नहीं मिल जाएगा, इसको भी देखेंगे। और इसके लिए आगे पीछे का उनका जो इतिहास है वो भी खंगालेंगे, वो सामने है। अच्छा, अभी आप लोगों को ये सारी मीटिंग करनी है? हम लोग करेंगे, अभी ये पत्ता सब खोल देंगे, आपको बिल्कुल। फिर ना मौका देंगे हम लोग। इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपने सुना कि ये किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से, कानून से। ठीक है, इंशाल्लाह वो ज़रूर वो अधिकार हमें मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ। और ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे फ्यूचर में हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना और भूलें। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो, और आपसे माफ़ी चाहता हूँ हाजी निसार साहब कि बहुत लंबा वीडियो हो गया। हाँ, चलिए, चाय पी लीजिए। तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।